हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज बात करेंगे हम पार्ट 2 के बारे में, DFCCIL की क्वेश्चन की, जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज उसका हम पार्ट 2 करेंगे। शुरू करने से पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे टेलीग्राम पर कनेक्ट होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप हम जो पोल कंडक्ट कराते हैं क्वेश्चंस का और PDF रेगुलर अपडेट करते हैं, वो आप प्राप्त कर सको। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। इज द नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन इट एक्ट्स इनटू द एरिया। तो पूछा है इसमें कि जब एरिया पर नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करती है तो हम उसको क्या कहेंगे? शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। तो हम उसको कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। चलिए आगे बात करते हैं। ये कंप्रेसिव स्ट्रेस, जैसे कि आप बीम पर लोड लगाते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस लगाई आपने, तो वो बीम को कंप्रेस करवाएगा, तो हम उसको कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। According to the assumptions of Tarjagi's one-dimensional consolidation theory, which of the following statements are correct? तो इसमें से टरजागी वन डायमेंशनल जो कंसोलिडेशन थ्योरी है सॉइल मैकेनिक्स में, उसमें पूछा है कि इनमें से उसके अजम्पशंस में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, द सॉइल इज होमोजेनस। नहीं, उसने आइसोट्रोपिक माना है सॉइल को, होमोजेनस नहीं माना है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ये देखते हैं, द सॉइल इज 100% अनसैचुरेटेड। तो ये बात सही है, क्योंकि उसने 100% अनसैचुरेटेड माना है सॉइल को, ना कि सैचुरेटेड माना है। अच्छा, आगे बात करते हैं, द सॉइल इज लेटरली कन्फाइंड। नहीं, उसने लेटरली कन्फाइंड नहीं माना है तो सॉइल को, तो इसका आंसर हो जाएगा इसलिए ओनली बी, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अब ये रेलवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस पूछा गया है, आइए देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट ट्रू अबाउट द टाइप्स ऑफ गेज इन इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में गेज के संबंध में क्या आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वो पूछा है आपसे यहाँ पे। तो देखिए क्या पूछा है ऑप्शन में। इन ब्रॉड गेज द क्लियर डिस्टेंस इज बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू रेल्स इज 1.676 मीटर। तो ब्रॉड गेज में क्लियर डिस्टेंस रहती है रेल के फेस टू फेस की, क्या वो 1.676 मीटर रहती है? एब्सोल्युटली राइट, वो 1.676 मीटर ही रहती है। इन मीटर गेज में बात करें, द क्लियर डिस्टेंस इज बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू रेल्स इज 1.240 मीटर। नहीं, जैसा कि ये नाम ही बता रहा है इसका कि मीटर गेज, तो वो 1.240 मीटर नहीं होगी, केवल वो 1 मीटर रहती है उसकी मीटर गेज में गेज डिस्टेंस। आगे बात करें ऑप्शन में, इन नैरो गेज द क्लियर डिस्टेंसेस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू रेल्स इज 0.672 मीटर। तो नैरो गेज में पूछा है तो 0.6762 मीटर ही जनरली प्रेफर की जाती है इंडियन रेलवेज के द्वारा। तो आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देख सकते हो कौन से में है ये। यहाँ पर ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ देख लेना। यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड PDF में आपको करेक्शन करके मिल जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड इसमें ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट assumptions in the theory of simple bending। सिंपल बेंडिंग में क्या क्या assumptions ली जाती हैं उसके बारे में हमें बताना है यहाँ। देखिए सबसे पहला ऑप्शन, द लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस। द लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस, क्या लोड बीम की एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है? एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर ही लगता है बीम एक्सिस के, तो ये assumption इसकी करेक्ट है। आगे ऑप्शन में बात करें, द बीम बेंड्स टू ए सर्कुलर आर्क। ये भी सही स्टेटमेंट है कि सर्कुलर आर्क बेंड जो बीम होती है वो सर्कुलर आर्क एक फॉर्म करती है,
तो ये भी इसका एजम्पशंस करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। क्या बीम, इसने पूछा है कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन में रहती है शुरुआत में? सही है, क्योंकि बेंड होने से पहले तो वो कांस्टेंट ही रहेगी ना उसका क्रॉस सेक्शन। जब उस पर लोड अप्लाई किया जाएगा बीम पर, तभी तो वो बेंड होगी और तभी जाके उसका क्रॉस सेक्शन चेंज होगा। तो इसमें तीनों इसके स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए कॉमा बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ अब सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में DFCCIL में। ये क्वेश्चन आपके सामने कि ए प्रोजेक्ट इंजीनियर कलेक्ट्स ए सैंपल ऑफ रेड सॉइल। एक प्रोजेक्ट इंजीनियर है जो, उसने सैंपल कलेक्ट किया रेड सॉइल का, जिसका कि बल्क यूनिट वेट या मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ ए सॉइल इज 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बताया गया है। इसमें वाटर कंटेंट कितना अवेलेबल है? जो सॉइल का सैंपल है उसमें 22% वाटर कंटेंट अवेलेबल है। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड ऑफ द सॉइल इज 2.85। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कैपिटल जी की वैल्यू आपको दे रखी है 2.85। अच्छा, पूछा क्या गया है आपसे इसमें? फाइंड द वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो इसमें फाइंड करना है हमको। और क्या दिया है इसमें? माना गया है कि अज्यूम यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसमें सबसे पहले निकालेंगे ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पर? डब्ल्यू इज वाटर कंटेंट। गामा बल्क आपको दे रखा है, ये मॉइस्ट यूनिट वेट 18.5 किलो न्यूटन। आप रखेंगे वैल्यू वाटर कंटेंट की और गामा बल्क की, देन आप फाइंड कर पाएंगे ड्राई डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, ड्राई डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे बॉयड रेशियो। बॉयड रेशियो और गामा डी में एक संबंध है, फॉर्मूला है। वो क्या है कि गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। इंटरचेंज करेंगे फॉर्मूला को, तो वहां से आप गामा डी की वैल्यू पुट कर देना और आपका जो है जी की वैल्यू पुट हो जाएगी। गामा डब्ल्यू आपको दे ही रखा है, अज्यूम करवाया है 9.81। वहां से ई की वैल्यू निकालेंगे, जो ई की वैल्यू निकलेगी वो आएगी आपकी 0.84 लगभग 0.84। ये ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा 0.84। आगे बढ़ते हैं। इज एन इंजीनियर्ड मटेरियल दैट कंटेन्स सीमेंट पॉलीमर्स एंड ग्लास फाइबर्स। इंजीनियरिंग मटेरियल जो कि रहता है उसमें कंटेंस है सीमेंट, पॉलीमर्स और ग्लास फाइबर का। अब क्या कह रहा है? इट इज मेनली यूज्ड इन कंक्रीट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर, फाउंटेन्स, डोम्स, ईटीसी। अच्छा, डोम्स और फाउंडेशन और आपका ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर में भी जो कंक्रीट का प्रोडक्ट है वो मेनली यूज किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रेशर अप्लाइड, lateral earth classified into various types. Which of the following type of lateral earth pressure refers to the minimum pressure exerted by the soil on the retaining wall? इसमें कहा गया है कि लेटरल अर्थ प्रेशर का टाइप बताना है आपको। जब कब? जब सॉइल रिटेनिंग वॉल के जो पीछे सॉइल फिल है उसे कहते हैं बैक फिल, मतलब पीछे के हिस्से में जो फिलअप है मटेरियल उस हिस्से को कहेंगे हम बैक फिल। बैक फिल जब रिटेनिंग वॉल पर प्रेशर अप्लाई करता है तो कौन सा प्रेशर रहता है? वो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट? नहीं, यहाँ तो रेस्ट की बात ही नहीं की। एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, सिलेंड्रिकल अर्थ प्रेशर। देखिए, यदि आपकी सॉइल रिटेनिंग वॉल पर अप्लाई करे प्रेशर तो हम कहेंगे, क्योंकि सॉइल एक्टिव है इसलिए हम कहते हैं उसको एक्टिव अर्थ प्रेशर। अच्छा, रिटेनिंग वॉल सॉइल पर अप्लाई करे प्रेशर तो वहां पर कहेंगे हम पैसिव अर्थ प्रेशर। तो इसका आंसर फिलहाल के लिए एक्टिव अर्थ प्रेशर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the pile foundation, which type of pile act as columns and transmit the load through weak soil to firm stratum at a greater depth? देखिए क्या कहा गया है इसमें। पाइल फाउंडेशन है आपका,
तो कौन सी पाइल कॉलम की तरह एक्ट करेगी, बिहेव करेगी और क्या करेगी, ट्रांसमिट द लोड थ्रू वीक सॉइल के थ्रू ट्रांसमिट करेगी, लोड कहां पर करेगी, टू फर्म स्ट्रेटम। फर्म स्ट्रेटा मतलब एक हार्ड स्ट्रेटा रहेगा, कितनी डेप्थ पर, एट ए ग्रेटर डेप्थ पर। आगे क्वेश्चन समझ में कि हमें पाइल फाउंडेशन जो कि कॉलम की तरह बिहेव करेगा, एक्ट करता है और ट्रांसमिट लोड करता है थ्रू किसके, वीक सॉइल के, कहां पर, एक फर्म स्ट्रेटम पर, हार्ड स्ट्रेटम पर, कितनी डेप्थ, ग्रेटर डेप्थ पर। ठीक है, इसका आंसर देखें कौन सा हो जाएगा, फुटिंग पाइल्स। नहीं, फुटिंग पाइल्स तो जनरली हम कॉलम्स में भी यूज करते हैं, जो बिल्डिंग में जनरली हम इस घरों में बिल्डिंग यूज करते हैं वहां पर फुटिंग पाइल्स, तो इसका ये आंसर नहीं है। अच्छा, इंड बियरिंग पाइल्स, कॉम्पैक्शन पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा इंड बियरिंग पाइल्स, क्योंकि इंड बियरिंग पाइल्स ही हम यूज करते हैं वीक सॉइल के थ्रू कोई भी लोड ट्रांसमिट करवाना हो एक हार्ड स्ट्रेटा पर और वो भी ग्रेटर डेप्थ पर, तो हम वहां पर यूज कर रहे हैं जनरली इंड बियरिंग पाइल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ ए रीइंफोर्स्ड सीमेंट स्ट्रक्चर इन विच ऑप्टिमम यूज ऑफ इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ बोथ स्टील एंड कंक्रीट इज मेड। देखिए, मेथड बताना है हमें, रीइंफोर्स्ड सीमेंट की डिजाइन का मेथड का नाम क्या है, स्ट्रक्चर इन विच ऑप्टिमम यूज ऑफ। अच्छा, हमें उसका मेथड का नाम बताना है जिस मेथड में स्टील और कंक्रीट की दोनों की अंदरूनी जो ताकत है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ, उसका हम अधिकतम से अधिकतम मतलब ऑप्टिमम यूज कर पाए, तो हमें वो मेथड बताना है। तो देखिए ऑप्शन में कौन कौन से मेथड दिए, आरसीसी स्ट्रेस डिजाइन, एक्सियली लोडेड डिजाइन, ऑप्टिमम लोड डिजाइन, अल्टीमेट लोड स्ट्रेंथ डिजाइन। इसका जो आंसर हो जाएगा जिसमें हम दोनों की ऑप्टिमम स्ट्रेंथ, इनहेरेंट स्ट्रेंथ यूज कर पाए एफिशिएंटली, तो इसका आंसर हम रखेंगे कौन से मेथड में कर पाते हैं, अल्टीमेट लोड स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव क्वेश्चन फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर, इनमें से पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर को क्या अफेक्ट करता है, ये कौन कौन से कारक हैं जो डिमांड ऑफ वाटर को, पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर को प्रभावित करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन, ऑब्वियस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हॉट क्लाइमेट में ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी वाटर की, जहां आपका कोल्ड कोल्ड इन्वायरमेंट है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है आपकी, वहां वाटर की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रहेगी जितनी हॉट क्लाइमेट में है, कम रहेगी उससे, तो ये तो अफेक्ट करेगा ही। अच्छा, इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द रीजन, इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि इंडस्ट्री है आपकी, वहां पर फैक्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज रीजन है आपका, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पर फैक्ट्रीज हैं, मशीनरी है, वहां प्रोडक्शन यूनिट में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू आपकी कॉलोनी के, तो वहां पर ये भी पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर को अफेक्ट करेगा। अच्छा, पॉपुलेशन को देखते हैं। पॉपुलेशन एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन कम होगी तो वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी, पॉपुलेशन ज्यादा तो वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो ये तीनों जो कारक हैं जो प्रभावित करेंगे पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव फर्दर ऑन, इफ r is the radius of the curve in meters, ये भी रेलवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, if r is the radius of the curve in meters and c is the chord length in meters, what would be the expression to denote वर्साइन v in millimeters। आपसे वर्साइन का फॉर्मूला पूछा है, वो भी मिलीमीटर्स में, यूनिट कौन सी पूछी है उसकी, मिलीमीटर्स या mm। अच्छा, आगे बात करें अब, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो ड्राइव होके आता है वो होके आता है v इज इक्वल टू 125 सी स्क्वायर अपॉन आर। इसका जो डेरिवेशन है हम स्क्रीनशॉट में इसको कैप्चर करवा के पीडीएफ में अपडेट करवा देंगे, फिलहाल के लिए
इसका आंसर हो जाएगा V इज इक्वल टू 125 C²/R। आगे बात करें क्वेश्चन, ए सर्वेयर मेड एन एरर ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ ए प्रोजेक्ट विच इज एसोसिएटेड with his skills and vigilance, which type of error this surveyor has committed। एक सर्वेयर है जो कि सर्वे ऑफ प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट की सर्वे के दौरान उससे गलती हो जाती है, एरर हो जाती है, तो पूछा है कि और जो कि स्किल और विजिलेंस से उसके एसोसिएटेड है, संबंधित है। स्किल से मतलब उसमें कम स्किल्स है सर्वेयर में और उसकी जो विजिलेंस पावर है वो भी कम है। तो विच टाइप ऑफ एरर दिस सर्वेयर हैज कमिटेड, मतलब वो सर्वेयर कौन सी एरर को कमिटमेंट करेगा, कमिटेड करेगा, आपको बताना है। क्या बताना है, इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, रैंडम एरर्स, सिस्टेमेटिक एरर्स, कांस्टेंट एरर्स, ब्लंडर्स। देखिए जब कभी भी स्किल और विजिलेंस की सर्वेयर की बात आ जाए एरर की, तो वहां पर हम आंसर लगा देना है और रैंडम एरर ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एरर। आगे बढ़ते हैं, is used in concrete to provide economy in the cost of material, it is used only filler, only do not react with cement on water। कंक्रीट में जो यूज करते हैं मटेरियल, जिससे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल इकोनॉमी आए, मतलब कम लागत आए अपनी, और केवल वो मटेरियल फिलर के रूप में हम यूज करें और वो सीमेंट और वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, तो ऐसा मटेरियल हमें बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट, सीमेंट एल्यूमिना, एग्रीगेट, पोजोलाना। इसका जो आंसर हो जाएगा एग्रीगेट ही ऐसा मटेरियल है कंक्रीट में जो कि फिलर के तौर पर प्रयोग करते हैं हम कंक्रीट में, और सीमेंट और वाटर से वो रिएक्शन नहीं करता है, केवल एग्रीगेट इसका आंसर है। एग्रीगेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, which apparatus is used to perform the soundness test of cement। सिंपल क्वेश्चन है, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बताना है कि किस अपैरेटस से हम डिटरमाइन करते हैं, तो ली चेटेलियर अपैरेटस है जिससे हम साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट फाइंड करते हैं। बाद बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है, वीवी अपैरेटस, स्लम्प अपैरेटस, कॉम्पैक्शन अपैरेटस, ये तो जो वर्केबिलिटी है कंक्रीट की वो फाइंड करने के काम आते हैं ये तीनों, तो इसका आंसर हो जाएगा ली चेटेलियर अपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, which of the following typical arrangement of points and crossings is being drawn in the figure shown above। सबसे पहला ऑप्शन में दे रखा है टेंडम, क्रॉसओवर, सिमेट्रिकल स्प्लिट, डबल जंक्शन। तो देखिए टेंडम, टेंडम या हम इसको कहते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग भी, क्रॉसओवर जहां रेल ऊपर रोड नीचे से जाता है उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रॉसओवर। सिमेट्रिकल स्प्लिट मतलब जो स्प्लिट हो मतलब कटे हो ट्रैक, सिमेट्रिकल हो देखने में, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल स्प्लिट। डबल जंक्शन, यहाँ तो डबल जंक्शन की बात ही नहीं, क्यों, क्योंकि एक लाइन यहाँ से आ रही है और एक लाइन यहाँ से, तो यहाँ तो ये सिंगल जंक्शन हो गया, मिल गए, यहाँ पर सिंगल जंक्शन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये टेंडम का फिगर है, या पॉइंट एंड क्रॉसिंग भी पूछ लेता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे हम और क्वेश्चंस में, पार्ट 3 में इसका पार्ट 3 भी लाएंगे हम। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप नोटिफिकेशन हमारी क्लासेस के आपको समय समय पर मिलते रहें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे लिंक से आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि वहां पर आपको रेगुलर पीडीएफ अपडेट्स, क्लासेस से जुड़ी अपडेट्स आपको समय समय पर, और हम वहां पर पोल भी कंडक्ट कराते हैं जिससे कि आपकी बूस्ट अप मिले, प्रिपरेशन में बूस्ट अप मिले। तो थैंक यू दोस्तों।